हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सब लोग सही होंगे। सो गाइस, आप जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स का जो पार्ट है फर्स्ट मैथ्स का, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें एक रिवीजन करवा दो मैथ के पार्ट की, देन हम स्टैट के पार्ट में मूव करेंगे। तो बिल्कुल बेटा, आप ही के लिए हम हैं। तो जो मैथ का पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है, हमने 4 टॉपिक कवर किए हैं। एक किया है प्रोबेबिलिटी, सेकंड किया था हमने आपका सेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फोर्थ हमने किया था आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो बेटा इन 4 टॉपिक्स की यहाँ पे हम आज क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आपको 3 टॉपिक कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड आपका कंप्लीट है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में मैंने कुछ पार्ट आपका ऐड करना है, जैसे माइनर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, और सेट का पार्ट इसके बाद में आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगा और आप उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो गाइस, जो मैथ एंड स्टैट का पार्ट है, हम ये मान के चलते हैं कि मैथमेटिक्स 5 मार्क्स का आना है, और नियर अबाउट 20 to 30 वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूं। और 30 वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे की वीडियोस हैं, कुछ वीडियो 18, 15, 17 मिनट की वीडियोस हैं। तो उन वीडियोस के थ्रू बेटा आपके सारे कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं, अगर मैं 30 को आधे घंटे के हिसाब से मानूं तो 15 घंटे बनेंगे। अगर 15 घंटों में आपके 5 मार्क्स एग्जाम में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप देखो यार, किसी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे ना, जैसे आप आईएएस की बात कर रहे हो, गेट की बात कर रहे हो, किसी अदर एग्जाम की बात कर रहे हो, मैं जैसे गेट की क्लास सीखता हूँ, तो यार कोई एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाता हूँ मैं, सपोज करो जैसे मैं मेजरमेंट पढ़ाता हूँ, तो मेजरमेंट एक सब्जेक्ट है ऐसा है जो एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है, लेकिन बेटा वो 45 आवर का सब्जेक्ट है। तो बच्चे 45 आवर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं 1 मार्क्स को स्कोर करने के लिए। तो उन लोगों को वैल्यू पता है कि एक मार्क्स कितना जरूरी है। तो आपके लिए वही चीज लाई करती है ना। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज एक तरह की आपकी रिवीजन क्लास है मैथ्स की। इसके बाद बेटा कल मॉर्निंग में 10 AM आपको वीडियो मिलेगी, उसमें नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, और मैंने 40 क्वेश्चन यार बहुत अच्छे से करवाए हैं। नियर अबाउट अगर लेके चलूं तो शायद 2 आवर्स की पूरी कंप्लीट वीडियो होगी। उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन आसान हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के हैं। जैसे बात करूं, जो मैट्रिक्स का आपका फर्स्ट, सेकंड और 15th क्वेश्चन है वो टफ लेवल का लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि हमने एक ही लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें हर तरह के क्वेश्चन देखने हैं, टफ भी देखने हैं, ईजी भी देखने हैं, क्योंकि हमारा काम है एग्जाम को क्रैक करना, और एक ही एग्जाम को क्रैक करके हमने अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम बात करें प्रोबेबिलिटी की। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये बात बनी आपकी। नेक्स्ट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर आउटपुट टू द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट शेडेड रीजन टू द टोटल रीजन। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि आपका अनबायस, ठीक है, और आपका बायसिंग कैसे लाई करती है। अनबायस फेयर होता है, अनबायस आपका जो बायस्ड है वो कैसा होता है, अनफेयर कॉइन होता है, ठीक है। उसमें कैसे आपके हम बोल सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। तो आप सब लोगों को ये चीज थोड़ा दिमाग में अब रिकैप हो रहा होगा कि सर ने हमें क्या क्या बताया था। देखो, जो कॉइन है, कॉइन अगर आपका फेयर होगा तो फेयर कॉइन में क्या होगा, आपका हर जगह पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उससे बोलते हैं अनबायस कॉइन। लेकिन अगर कॉइन आपका अनफेयर होगा तो अनफेयर कॉइन को बोलते हैं बायस कॉइन, और उस केस में क्या लाई करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे सेम नहीं होता है, ठीक है। देन बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो प्रोबेबिलिटी आपकी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है, by which we observe something uncertain, जिसका आउटपुट क्या आना है हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ नंबर ऑफ आउटपुट आ सकते हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपका आउटपुट निकल के आना है। जैसे बात करूं डाइस को थ्रो करने की, तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई ना कोई एक आपका आउटपुट आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। देन यहां पढ़ा था इक्वल, लाइकली, कॉम्प्लीमेंट्री, म्यूचुअल और कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हमने पढ़ा था सर आपका म्यूचुअल लाइकली इवेंट्स होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम। जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम। जैसे बात करूं एक डाइस को थ्रो करने की, तो डाइस को जब थ्रो करता हूं वहां पे इवन नंबर की और ऑड नंबर की जो 2 इवेंट्स बनेंगे अलग अलग, उनको हम बोल सकते हैं इक्वल लाइकली इवेंट। क्या बोलते हैं? इक्वल लाइकली इवेंट। देन हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एक इवेंट के होने की और इवेंट की नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है 1 की। ये आपको पता है। हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। इवेंट के होने की, इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 के बराबर। और प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में ही हमेशा लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी शुड नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड नॉट लेस देन 0। ये आपका लाई करता है। और अगर इवेंट कैसा होगा, श्योर इवेंट की ये चीज होनी ही होनी है। जैसे मैं यहाँ से कोई कांच की चीज, कोई ग्लास की चीज आपके यहाँ से फेंकूंगा तो वो टूटनी ही टूटनी है, तो उसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। और अगर बात करूँ 0 की, इसकी प्रोबेबिलिटी है जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता आपका, जो इवेंट कभी आपका हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आपकी यहाँ पे 0, ठीक है। देन हमने पढ़ा था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, ऐसा इवेंट
जो कोई अगर इवेंट हो रहा है उसका अपोजिट पार्ट हमें निकालना है, उससे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जब दो इवेंट में कोई भी पार्ट कॉमन निकल के नहीं आता है, उससे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे ई और एफ की बात करूं, इन दोनों में कोई भी पार्ट आपको कॉमन नहीं है, तो यहां पे क्या आंसर आ रहा है आपका 5 के बराबर। जैसे बात करूं, ये आपका है, सपोज करो मैंने एक सैंपल, ये आपका एक स्पेस है, यहाँ पे दो इवेंट है, एक ई है और एक एफ है, इन दोनों में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इनका कॉमन पार्ट क्या निकल के आ रहा है 5 विच इज इक्वल टू आपका 0 निकल के आ रहा है। इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देन पढ़ते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। वो ऐसे इवेंट होते हैं जिन दोनों का यूनियन क्या निकल के आता है आपका टोटल यूनिवर्सल स्पेस के, टोटल यूनिवर्सल स्पेस के, टोटल सैंपल स्पेस के बराबर निकल के आता है, उसे बोलते हैं ई यूनियन ऑफ एफ। जैसे बात करूं इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने बेटा यहाँ से आपके, आप बोलोगे 1 2 3। ऑड नंबर कितने हैं बोलोगे, सॉरी इवन नंबर कितने आपके यहाँ से, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलोगे 1/2 और 1/2। तो इन दोनों की जब आप ऐड करोगे, जब इन दोनों के मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखूं, तो इवन नंबर में एलिमेंट कौन से आ रहे हैं 2 4 6, ऑड में कौन से आ रहे हैं 1 3 और 5। तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे आपके सैंपल स्पेस के बराबर आएंगे, क्योंकि डाइस की सैंपल स्पेस कितनी होती है 6 होती है, और टोटल आपके कंबाइंड होकर 6 हो गए। देन बेटा पढ़ा था काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल में हमने दो चीजें देखी थी, एक देखा था आपका टुगेदर केस का होता है, एक देखा था आपका यहाँ पे इंडिविजुअल केस का होता है। टुगेदर का मतलब है कोई दो इवेंट साथ में लगने हैं। जैसे बोलूंगा दो बॉल को एक बैग से निकालना है, तो पहले एक को निकालूंगा देन दूसरे को निकालूंगा, वो आपका एक केस बनेगा। तो उसमें क्या साइन यूज होता है आपका मल्टीप्लिकेशन का, उसे बोलते हैं टुगेदर और एंड और इंटरसेक्शन। देन बात करूं प्लस, प्लस का मतलब है आपका यहाँ पे इंडिविजुअल केस। कैसा है? इंडिविजुअल केस बोलूंगा, पहले बैग को सिलेक्ट करूंगा, उसमें से बॉल निकालूंगा, तो दोनों इवेंट कैसे है मेरे पास, एक टुगेदर इवेंट है, लेकिन नंबर ऑफ बैग आपके दो हैं। तो क्या लाइक करता है, पहले बैग को सिलेक्ट करूंगा, उससे बॉल निकालूंगा, देन दूसरे बैग को सिलेक्ट करूंगा, उससे बॉल निकालूंगा, तो दोनों को हम ले सकते हैं इंडिविजुअल इवेंट। एक इवेंट अलग से हो रहा है, एक इवेंट अलग से हो रहा है, लेकिन दोनों का क्या आएगा प्लस। ठीक है, ये आप यूज करते हो यहाँ पे काउंटिंग प्रिंसिपल में। अब काउंटिंग प्रिंसिपल में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था रिप्लेसमेंट, एक पढ़ा था विदाउट रिप्लेसमेंट। जो विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, जो विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपकी सैंपल स्पेस भी कम होती है और आपके जो चांसेस है वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जो आपका रिप्लेसमेंट केस था, रिप्लेसमेंट केस में आपकी सैंपल स्पेस और आपके जो चांसेस है दोनों क्या लाई करते हैं, सेम लाई करते हैं। आई होप ये चीजें आपको रिकैप हो रही होगी जिन्होंने वीडियोस देखी हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को अच्छे से देख सकते हो और सारी वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, देन बात करें दो इवेंट है E1 और E2, इसका यूनियन क्या निकल के आएगा, E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2। क्योंकि देखो अगर दो इवेंट मैं कंबाइन करता हूं, उनके टोटल यहां पे जो आउटकम आएंगे, हम ऐसे बोलते हैं, यहां पे दो इवेंट मैंने सपोज कि यहां पे कंबाइन किया आपके, एक E1 है, एक क्या है E2, ये E है, ये क्या है E2, E1 और E2, इनको मैंने कंबाइन किया, तो कंबाइन करके ये वाले सारे एलिमेंट आएंगे प्लस ये वाले सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन ये एलिमेंट दो बार हो गए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2 करके, तो आपका यहाँ पे बेटा आंसर निकल के आ जाएगा। देन मूव करते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी इवेंट क्या होता है, जब एक इवेंट जो है, ठीक है, और जो दूसरा इवेंट हो रहा है वो पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। सपोज करो मैंने बैग से दो बॉल निकालनी है, अब जब दो बॉल निकालूंगा उस केस को हम यहां लेके चल रहे हैं आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। कौन सा ले रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सपोज करो मैंने जब पहली बॉल निकाली, एक बैग में 8 बॉल है, उसमें 2 रेड बॉल हैं, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि दोनों के दोनों रेड बॉल निकल के आए, आपका आंसर आएगा 2/8 इंटू 1/7। एक बैग में 8 बॉल हैं, 8 में 2 क्या है, रेड बॉल, तो रेड बॉल की दोनों रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोलोगे 2/8 इंटू 1/7। तो ये आपके कैसे लाई करते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट, जो दूसरा इवेंट है वो पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है, इसे बोलते हैं क्या, आपका डिपेंडेंट इवेंट। और इस केस में भी क्या लाई करता है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपकी सैंपल स्पेस और चांसेस दोनों क्या होंगे, कम हो जाएंगे। देन बेटा आपका आता है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट ऐसा इवेंट है जो दूसरा इवेंट जो है वो पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। उसमें क्या लाई करता है, उसमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 2/8 इंटू 2/8। वहां पे सैंपल स्पेस भी आपकी कम नहीं होगी और आपके चांसेस भी कम नहीं होंगे। ये कौन सा केस आया आपका, विद रिप्लेसमेंट। क्या आया, विद रिप्लेसमेंट केस आपका यहाँ पे लाइक किया। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट बोल रहा हूँ, साथ में लिखते रहो। मैंने पढ़ा था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। उसके बाद हमने पढ़ा था
आपका बेस थ्योरम को बोलते हैं इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। उसमें हमें टारगेट अचीव हो गया होता है और हम ऊपर वाली साइड बढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है टारगेट कितना है P ऑफ A। तो ये बोलते हैं आपका इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम को आल्सो नोन एज इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देन गाइस मूव करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे। मैट्रिक्स क्या है? इज ए सेट ऑफ m n नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज इन एन रेक्टेंगुलर अरे। अरेंज इन एन रेक्टेंगुलर अरे, आपके m n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, उनको मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज किया हुआ होगा। देन पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ रो एलिमेंट लाई करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम एलिमेंट लाई करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं, नल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सारे के सारे एक डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट लाई करते हैं, डायगोनल और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट लाई करते हैं, नीचे वाले एलिमेंट कितने होते हैं? जीरो। देन लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है? जिसमें डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट लाई करते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। उससे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो लाई करते हैं, और जो आपके डायगोनल एलिमेंट नहीं है वो आपके लाई नहीं करते हैं। वो कितने होंगे? जीरो। ये A11 शो कर रहा है आपका डायगोनल एलिमेंट, AII जो AIJ है ये शो कर रहा है आपका यहाँ पे कौन सा? अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। देन पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। वन भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। और लास्ट में पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब हम बोल सकते हैं कि उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? सेम हो। A11 फर्स्ट का, A11 सेकंड का, A21 फर्स्ट का, A22 सेकंड का, तो सभी जब सेम होंगे तभी बोल सकते हैं इसको आपस में इक्वल मैट्रिक्स। देन गाइस हमने मूव किया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऐड तो आपको करना आता है, मैं सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीजें आपको टाइम के बाद भूल जाती है। जब आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट का जो कॉलम होगा और सेकंड का जो रो होगी, फर्स्ट के जो कॉलम होंगे, सपोज करो पहले का आपका कॉलम है m क्रॉस n, जब फर्स्ट के आपकी ऑर्डर है m क्रॉस n और सेकंड का ऑर्डर है p क्रॉस q। अगर इसका n और इसका q बराबर है तभी आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में लाई करती है? तो आपका आंसर आएगा नहीं, वो रेक्टेंगुलर में भी लाई कर सकती है। तब जब उसके जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम होंगे और सेकंड वाले के जो आपके रोज होंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर, तभी आपका ये चीज यहाँ पे लाई करेगी। देन बेटा हमने पढ़ा था यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या लाई करता है। डिटरमिनेंट हमेशा निकलता है मैट्रिक्स का। कैसे निकलता है? यहाँ पे अगर ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हम यहाँ फाइंड करेंगे A11 A22 माइनस A12 और A21। आई होप ये चीज़ आपको निकालना यहाँ पे आती है। अब डिटरमिनेंट में हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। देन हमने प्रॉपर्टी के बाद पढ़ा था कि हम कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था यहाँ पे माइनर, एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं। माइनर, एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं। सपोज करो माइनर और एडजॉइंट ये हमेशा निकलता है हर एक एलिमेंट का। कैसे निकलता है? हर एक एलिमेंट का। अगर देखो यहाँ पे क्या है, A11 आपका एक एलिमेंट है, इसका आपने निकालना है माइनर ऑफ A11। क्या निकालना है? माइनर ऑफ A11। तो आप उसके नंबर ऑफ रो और उसके नंबर ऑफ कॉलम को छोड़ोगे, जो बच के आएगा वो क्या बचा आपका यहाँ से? A22। क्या बचा? A22। इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, वो कितना आएगा? A22 ही आएगा। ये निकला यहाँ पे माइनर ऑफ दिस, माइनर ऑफ A11। देन आप बात करते हो एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या बोलता है बेटा यहाँ पे आपका? एडजॉइंट के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। जो बेटा कोफैक्टर है वो क्या लाई करता है? -1 ऑफ i प्लस j इंटू माइनर ऑफ जिस भी एलिमेंट की बात हो रही होगी। बेटा जिस एलिमेंट का आपको क्या निकालना है यहाँ से कोफैक्टर, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? उससे पहले मैं यहाँ इसको बता ही देता हूँ आपको एक अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे क्या है, सपोज करो कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 5, ये आपकी मैट्रिक्स है ना। इसका आपने क्या निकाला यहाँ पे? माइनर ऑफ 2। वो कितना आएगा? माइनर ऑफ 2 आपका 5 निकल के आएगा। अगर आपने निकाला है इसका कोफैक्टर, क्या निकालना है? कोफैक्टर, उसके लिए आपको करना पड़ेगा -1 ऑफ i प्लस j इंटू m2, मतलब उसके माइनर के साथ इस चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये पढ़ चुके हो आप। तो -1 ऑफ i प्लस j कितना होगा? i प्लस j है 1 + 1, क्योंकि आपका फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी पोजीशन होगी A11, तो 1 + 1 बन गया। माइनर ऑफ 2 कितना? 2, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 2 निकल के आएगा। तो आपको एडजॉइंट से पहले यहाँ पे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। आपको एडजॉइंट से पहले यहाँ पे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अब देखो, जो कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के आएगी, जो कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के आएगी, उसका आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ट्रांसपोज।
क्या करना पड़ेगा उसका आपको यहाँ पे ट्रांसपोज। अब जब उसका आप यहाँ पे ट्रांसपोज करते हो, जब उसका यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं तो आपका निकल के आएगा एडजॉइंट। क्या निकलेगा आपका यहाँ पे एडजॉइंट, ठीक है। मतलब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने से क्या निकलता है एडजॉइंट। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो तो आपका बन जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोज। और एडजॉइंट जब आपने निकाला इसके बाद निकालने को आता है एग्जाम में ए इनवर्स। क्या आता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए सच दैट ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी मैट्रिक्स को बोल सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी। देन हमने पढ़ा था यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ी थी दो तरीके की, एक पढ़ी थी हमने होमोजीनियस और एक बेटा हमने पढ़ी थी नॉन होमोजीनियस, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस की, होमोजीनियस हमेशा क्या लाई करती है बेटा आपकी यहाँ पे कंसिस्टेंट। क्या लाई करती है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या है आपका जो ए एक्स है हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है, ए एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या लाई करती है आपकी होमोजेनियस इक्वेशन। क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, अगर ए डिटरमिनेंट क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो तो उसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। और साथ में बोलते हैं उसको ट्राइवल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्राइवल सोल्यूशन। और इसमें जो रैंक निकल के आता है, रैंक किसके बराबर आता है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ आपके अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स के। यहाँ क्या आता है, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो और ये आता है आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और ये आता है नॉन ट्राइवल। और साथ में यहाँ पे जो रैंक निकलता है वो क्या आता है, लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या आता है, लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट। और साथ में जो रैंक है बेटा ये कभी भी आपका ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट लाई नहीं करता है, हमेशा लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट लाई करता है ना। साथ में हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका नॉन होमोजीनियस। क्या पढ़ा था, नॉन होम। बेटा ये जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। हम जब मैथ एंड स्टार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पार्ट कंप्लीट हुआ है इसको रिवीजन करो। और ये तो आप शायद लास्ट वीडियो में देख चुके हो, आपको ये दिमाग में याद होगा। नॉन होमोजेनियस का मतलब है ए एक्स बराबर होगा बी के। देन आप फाइंड करते हो डी, अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है। यहाँ फाइंड करते हो D1, D2 और D3। इसमें तो फाइंड ही नहीं करना पड़ता आपको कुछ। अगर डी इक्वल टू जीरो आया तो आपका आंसर आएगा यूनिक। क्या आंसर आएगा, यूनिक सोल्यूशन। और ये दोनों केस लाई करते हैं आपके कंसिस्टेंट। क्या लाई करते हैं, कंसिस्टेंट। और ये है आपका इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 वो कितना आएगा, जीरो। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और अगर ये क्या आएगा, D इक्वल टू जीरो और D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 नॉट इक्वल टू जीरो तो आपका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। क्या आंसर आएगा, आंसर बेटा नो सोल्यूशन। ये तरीके आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो करने हैं इन चीज़ों को निकालने के लिए। रैंक आप निकाल चुके हो बेटा, जो रैंक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, रैंक क्या है, अगर ए क्या है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, अगर क्या है आपका यहाँ से जो ए डिटर्मिनेंट है वो कितना है नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका रैंक कितना निकल के आएगा यहाँ पे 3। और अगर ए डिटर्मिनेंट कितना है आपका इक्वल टू जीरो, देन आपके दो केसेस हैं, आपने निकालने हैं माइनर। अगर माइनर के आएंगे ऑल जीरो तो रैंक कितना होगा यहाँ पे आपका 1। और अगर माइनर के आएंगे आपके यहाँ पे ऑल नॉन जीरो तो रैंक कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ से 2। रैंक कितना बनेगा 2। आपने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आएगा तो आपके दो केसेस हैं। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है तो सॉरी नहीं है तो आपका रैंक सीधा आ गया 3। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आया तो दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा -1 एक बनेगा -2। अगर माइनर के सारे जीरो निकलेंगे तो रैंक आएगा 1। अगर माइनर का निकलेंगे नॉन जीरो तो रैंक आएगा आपका बेटा यहाँ से 2। तो बेटा आई थिंक आपने इतनी ही चीजें पढ़ी थी। अब मूव करते हैं बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 ही फॉर्मूले हैं, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लाई करता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अगर मैं बात करूँ दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा आपका x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। अलग अलग स्क्वायर किया और प्लस करके अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पे निकल गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सेकंड है यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कोई एक आपकी लाइन है, मैंने उसको बीच से कट कर दिया। अब बताओ इसके यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे। तो जो बेटा इसके x y कोऑर्डिनेट है इसको कट किया m/n की फॉर्म में, क्या बनेगा n × x2 प्लस n × x1, m × x2 प्लस n × x1 अपॉन m प्लस n। ये बना आपका x का। और
m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये बना किसका आपका यहाँ पे मेरे पास y के लिए, पहले बना था आपका x के लिए। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। ये कैसे मैंने याद करवाया था आपको, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 की फॉर्म में। यही आपका देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से निकल जाएगा। देन बेटा हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में, सेट्स में कवर किया था सेट क्या होते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट डाटा। हमने नल सेट, स्केलेटन सेट, ठीक है, पावर सेट, सब सेट, ये सब चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी आपकी। उसके बाद पढ़ा था हमने यहाँ पे यूनियन क्या लाई करता है, कंबाइंड ऑल, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन ऑफ ए एंड बी। तो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये कैसे लाई करता है आपका, सपोज करो ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए और बी है आपका, यहाँ पे ए और बी, ये क्या है आपका पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। अगर इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करते हो तो आपका निकल के आता है यूनियन, क्या निकलता है, यूनियन। और अगर इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कैसे आपस में दोनों मेरे पास एक्सक्लूसिव सेट हैं, तो इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा, तो ये पार्ट आपका गैप हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट जो नॉट इन ए इज इक्वल टू क्या लाई करता है, जैसे यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे क्या लाई करता है, यूनिवर्सल सेट लाई करता है। सो गाइस ये इतनी ही चीजें थी आपको बताना सेट के लिए। एक फॉर्मूला और बताना यहाँ पे, जब 3 एलिमेंट आपके लाई करेंगे, वो क्या है आपका फॉर्मूला, देखो यहाँ पे, जब आपके एक यूनिवर्सल सेट में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट लाई करेंगे तो यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, जहाँ टोटल नंबर ऑफ सेट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ इन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस बनेगा आपका यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये आपकी टर्म निकल के आएगी। अब यहाँ बोला होगा अगर एनी टू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी टू, इन एनी टू किसी भी 2 के पूछे होंगे, तो आपका आंसर बन के आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सब आपको चीज़ें यहाँ पे याद करनी है। इसके अलावा मैंने आपको लॉस बताए थे, ठीक है, लॉस बताए थे आपको कि सेट के लॉ क्या क्या लाई करते हैं, एसोसिएटिव लॉ कैसे लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे लाई करता है। और हमने पढ़ा था यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, वो क्या था, अगर ए यूनियन बी का मैं होल कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, वो बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके क्या थे, दोनों डी मॉर्गन्स लॉ एग्जिस्ट करते हैं। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा इफेक्टिव रही होगी, क्योंकि आपने जितना भी वीडियोस पढ़ ली है पीछे, सारा कंटेंट आपको दिमाग में एक बार रिकैप हो गया होगा। और जो कल की वीडियोस है, जो कल की वीडियो है आपकी बेटा 1.5 से 2 घंटे की वीडियो में बनेगी आपकी ना। देखो मैंने 40 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं, मैं इस वीडियो के बाद वही वीडियो आपकी शूट करना स्टार्ट करूंगा। अगर 40 क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा नियर अबाउट इट विल टेक अबाउट 5 to 6 आवर। तो अगर 5-6 घंटे की वीडियो में 40 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो वीडियो बनेगी लास्ट में कंप्रेस करके नियर अबाउट 1.5 आवर की या 2 घंटे की बनेगी आपकी वीडियो। तो बेटा वो वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ, आपको वो सब वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो नहीं देखोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। जितना आप लोग हमारा साथ दोगे उतना हम आपका साथ देंगे। अब बच्चों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए, ठीक है, तो हमें उतना ही अच्छा आगे से करना पड़ेगा ताकि और अच्छा उनका रिस्पांस बन पाए। तो बेटा आपको हमारे साथ साथ, अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपके साथ मेहनत करें, तो आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे दिखाई देगी, कमेंट करके, वीडियोस को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। हमें तब पता लगेगा कि आपको किस चीज़ से फायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है। ठीक है गाइस, सो थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने यहाँ पे। मैंने नियर अबाउट लेके चला था कि आधा घंटा लगेगा, लेकिन रिकैप हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपको जल्दी अगर रिकैप हो जाए, मैं चीज़ों को अगर फिर से वो डिटेल में जाऊँगा, शॉर्टकट मतलब नहीं बताऊँगा, तो उससे बेटर है कि सारे फॉर्मूले दिमाग में याद हो गए। इस बार एक वीडियो को इस बार देख लेना, ठीक है, इस वीडियो को एक बार देख लेना, देन जो कल की वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। गाइस
तो मिलते हैं कल आपकी क्लास में। कल संडे आपकी जो क्लास रहेगी, नियर अबाउट 40 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, टॉप 40 क्वेश्चन फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स के पार्ट के लिए। जो भी आपके अदर फ्रेंड्स हैं उनको वीडियोस उन तक वीडियोस शेयर करो, ताकि वो लोग भी साथ में जुड़े और वो भी वहां से वीडियोस के थ्रू अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। सो गाइस, मिलते हैं कल आपकी क्लास में, और मंडे से आपका स्टैट का पार्ट स्टार्ट होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।